बढ़ाने के लिए लीजिए आकर। नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संरक्षण में महिलाओं की निस्वार्थ सेवा और स्वच्छता संबंधी उपलब्धियों की सराहना की। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किए। राष्ट्रपति ने मुजफ्फरपुर जिले के सकरा क्षेत्र की निवासी बबीता गुप्ता को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष का बजट बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा देगा। और तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हो रहे कथित हमले की जांच के लिए 4 अधिकारियों का एक दल तमिलनाडु पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया। यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की विभिन्न श्रेणियों में जल संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाली स्त्री शक्ति को प्रदान किए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा क्षेत्र की रहने वाली बबीता गुप्ता को भी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में दिया गया है। बबीता प्लास्टिक से सजावटी और उपयोगी सामानों का निर्माण करती हैं और महिलाओं को इस कला के बारे में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पेयजल के स्रोतों को टिकाऊ बनाए रखना है। राष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण और प्रबंधन भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि भारत में जल संसाधन केवल 4% है। हम पानी की आपूर्ति के लिए परंपरागत माध्यम से ज्यादा स्वास्थ्यगत माध्यम पर निर्भर हो गए, लेकिन सस्टेनेबल वाटर सप्लाई के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के साथ साथ जल प्रबंधन और जल संचय के परंपरागत तरीके को पुनर्जीवित करना भी समय की मांग है। कुछ वर्ष पहले तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी जल की कमी होना आम बात थी। गुजरात सरकार की सुजलाम सुफलाम योजना ने जल प्रबंधन का एक अनुकूल उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने जल शक्ति से नारी शक्ति विषय पर एक वीडियो और एक स्मारक टिकट भी जारी किया। उन्होंने स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति भी जारी की, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत ने जल शक्ति अभियान में असाधारण सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष पेश किए गए बजट से देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विकास दर तेज होगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार है। श्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत अवसंरचना और निवेश व्यवस्थागत दक्षता संवर्धन विषय पर आयोजित वेबिनार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए आगामी वर्षों में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में 5 गुना अधिक हो गया। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रत्येक स्टेक होल्डर के लिए ये नए दायित्व का, नई संभावनाओं का और साहसपूर्ण निर्णय का समय है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष पेश बजट में 100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है और 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के परिणाम भी आज आने शुरू हो गए हैं। हमने उन गैप की पहचान की है
जो हमारी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस वर्ष के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत पुणे से दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन 4 राज्यों से गुजरेगी। इसका उद्देश्य जन औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं कम मूल्य पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े रेलवे स्टेशन पर भी जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पंजाब के उड़ोपर में युवा उत्सव भारत एट 2047 का शुभारंभ किया। उन्होंने युवा उत्सव के डैशबोर्ड की शुरुआत भी की। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि पहले चरण में इस वर्ष 31 मार्च तक देश के 150 जिलों में स्कूल और कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और इसके पास सबसे बड़ी युवा शक्ति है। एक संकल्प लेने का समय आया है कि इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए अगर सबसे बड़ा योगदान देश में किसी का हो सकता है तो भारत के युवाओं का हो सकता है। इसलिए युवा उत्सव की शुरुआत की गई। जब मैं भारत के युवाओं की बात करता हूं तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। आज 140 करोड़ भारतीयों में 100 करोड़ 35 वर्ष की आयु से कम है। जो दुनिया भर में सबसे बड़ी युवा आबादी कहीं पर है तो हमारे भारत के अंदर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का नेहरू युवा केंद्र संगठन देश के सभी जिलों में युवा उत्सव का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन इस वर्ष मार्च से जून महीने तक जारी रहेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हो रहे कथित हमले की जांच के लिए 4 अधिकारियों का एक दल आज तमिलनाडु पहुंच गया है। टीम का नेतृत्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बाला मुरुगन टी कर रहे हैं। इस टीम में आईजी पी कनन, श्रम विभाग के विशेष सचिव आलोक कुमार और एक पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। यह टीम पूरे मामले की जांच कर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। साथ ही जो लोग वापस लौटना चाहते हैं उनकी सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी भी इस टीम को दी गई है। गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ समीक्षा बैठक कर अधिकारियों की एक टीम को तमिलनाडु भेजने का निर्देश दिया था। महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु को उनकी 102वीं जयंती पर आज श्रद्धा पूर्वक याद किया जा रहा है। अररिया के औराई हिंगना गांव में जन्मे रेणु ने अपनी साहित्य रचना में समाज के सभी हिस्सों का चित्रण किया। बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र के दर्द को जिस बारीकी से उन्होंने अपने साहित्य में उकेरा वह अतुलनीय है। एक रिपोर्ट। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना ग्राम में हुआ था। रेणु जी आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। साहित्य में भी उनका व्यक्तित्व कुछ कम क्रांतिकारी नहीं रहा। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। उनकी अब तक उपलब्ध कहानियों की कुल संख्या 63 है। 1954 में मेला आंचल उपन्यास प्रकाशित होने के बाद उन्हें अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिली। रेणु को जितनी प्रसिद्धि उपन्यासों से मिली उतनी ही प्रसिद्धि उनको उनकी कहानियों से भी मिली। उनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी। इनकी लेखन शैली प्रेमचंद से काफी मिलती थी, इसलिए इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाने लगा। उनकी एक कहानी थी मारे गए गुलफाम। इस पर आधारित फिल्म तीसरी कसम ने भी उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। ये फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। जीवन भर दूसरों
दूसरों की पीड़ा को शब्दों में पिरोने वाला संवेदनशील साहित्यकार 11 अप्रैल 1977 को स्वयं गहरी नींद में सो गया, मगर अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा रचना संसार जिसके हर शब्द से मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध आती है। सजन रे झूठ मत बोलो। इधर फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती के अवसर पर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कंकरबाग स्थित पार्क में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मधेपुरा, खगड़िया और अरवल जिले में पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि मधेपुरा के उदा किशुनगंज, खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगली टोला दियारा और अरवल के किंजर थाना क्षेत्र के पूर्णिया गांव में छापेमारी कर पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया। मधेपुरा से 5 और खगड़िया तथा अरवल से 2-2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज अररिया के फारबिसगंज में आजादी का अमृत महोत्सव चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह और विधायक विद्यासागर केसरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं मुंगेर में नंद उच्च विद्यालय में आयोजित अमृत महोत्सव चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन स्थानीय विधायक प्रणव कुमार और नगर निगम की महापौर कुमकुम देवी ने किया। इधर केंद्रीय संचार ब्यूरो के गया क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष विषय पर आज कैमूर जिले के भभुआ में स्कूली बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। होली को देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य सरकार ने 10 मार्च तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय JS गंगवार ने बताया कि सभी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। बिहार क्रिकेट संघ द्वारा बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में आयोजित सेंट्रल जोन हेमन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम लीग मैच में बेगूसराय ने खगड़िया को 114 रनों से पराजित कर दिया। इस जीत के साथ ही बेगूसराय की टीम सेंट्रल जोन चैंपियन बन गई है और सुपर लीग मुकाबले में अपना स्थान पक्का कर लिया है। शिवहर में आज जिला जल और स्वच्छता समिति द्वारा स्वच्छ शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पिपराही प्रखंड के कुआमा ग्राम पंचायत की मुखिया रिंकी महतो और शिवहर प्रखंड के ग्राम पंचायत हरनाही की मुखिया खुशबू देवी को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया गया। अरवल के कलेर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 410 कार्टन शराब बरामद की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संरक्षण में महिलाओं की निस्वार्थ सेवा और स्वच्छता संबंधी उपलब्धियों की सराहना की। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किए। राष्ट्रपति ने मुजफ्फरपुर जिले के सकरा क्षेत्र की निवासी बबीता गुप्ता को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष का बजट बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा देगा। और तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हो रहे कथित हमले की जांच के लिए 4 अधिकारियों का एक दल तमिलनाडु पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।